तो हम बात कर रहे थे बेटा ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर मतलब कि अब जो नेचर है, पहले बात हमने करी कि नेचर ने ह्यूमन बींग को क्या हुआ था, अडॉप्ट किया हुआ था नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन के अंदर। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें ह्यूमन बींग्स वांट्स टू अडॉप्ट द नेचर। अब ह्यूमन बींग नेचर को क्या करना चाहता है, अडॉप्ट करना चाहता है, ठीक है ना। तो नेचर को अडॉप्ट करने के साथ साथ हम बात करते हैं जैसे रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन अवर नेचर, ठीक है ना। हमारे एनवायरनमेंट, हमारे नेचर के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। और रिसोर्सेज क्या होते हैं कि ऑल दोज थिंग्स विच आर अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट या इन अवर नेचर टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द लाइफ आर कॉल्ड रिसोर्सेज, ठीक है ना। वो ऐसी सारी की सारी चीज़ें जो हमारे नेचर या एनवायरनमेंट के अंदर क्या है, प्रेजेंट हैं, और ह्यूमन बींग्स अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन सारी नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करता है, यूज़ करता है। उन्हें क्या कहा जाता है, रिसोर्सेज कहा जाता है, ठीक है ना। रिसोर्सेज के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं अवेलेबल हैं, और ह्यूमन बींग्स उन्हें अपनी ज़रूरतों के अनुसार क्या करता है, यूज़ करता है, यूटिलाइज करता है। क्यों यूज़ करता है, टू अर्न देयर लिवलीहुड, अपने जीवन याचिका को चलाने के लिए। लिवलीहुड अर्न का मतलब क्या है, अर्न लिवलीहुड का मतलब क्या है कि अपने जीवन को यापन करने के लिए वो क्या करता है, रिसोर्सेज का यूज़ करता है। एंड ऑल दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन आवर नेचर, ठीक है ना। ये हमारे सारे के सारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, नेचर में प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, नेचर एनवायरनमेंट या नेचर ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर इसको कहा गया है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं इस स्टेट के अंदर ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर के अंदर, वहाँ पे हमने देखा कि जो डेवलपमेंट था नेचर का, नेचर के अंदर टेक्नोलॉजी का, क्योंकि वहाँ पे प्रिमिटिव सोसाइटी थी, तो वहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था वो भी क्या था, कम था। लेकिन इन दिस स्टेट टेक्निकल डेवलपमेंट इज मोर, ठीक है। यहाँ पे टेक्निकल डेवलपमेंट क्या है, यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला, ठीक है ना। वहाँ एज कम्पेयर टू नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन के अंदर हमने देखा कि वहाँ पे टेक्निकल डेवलपमेंट क्या था, बिल्कुल कम था, लेस था। लेकिन यहाँ पे हम टेक्निकल डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे टेक्निकल डेवलपमेंट क्या है, हमें यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ जो लोग थे उन्होंने ये देखना शुरू करा कि टेक्निकल डेवलपमेंट के साथ साथ क्या चीज़ और डेवलप होने लगी, कल्चरल डेवलपमेंट भी देखने को यहाँ पे हम लोगों को मिला कि टेक्निकल डेवलपमेंट के साथ साथ किस चीज़ का और डेवलपमेंट होने लगा, कल्चरल डेवलपमेंट भी यहाँ पे होने लगा, ठीक है। टेक्निकल डेवलपमेंट के साथ साथ हम लोगों को यहाँ पे कल्चरल डेवलपमेंट भी यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला, ठीक है। और इसके आगे फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो पीपल थे, यहाँ पे जो पीपल थे, जो यहाँ पे पीपल हैं, दे जो लोग हैं, दे डू नॉट एफ्रेड टू नेचर। ये लोग यहाँ पे नेचर से एफ्रेड नहीं करते। पहले लोग डरते थे नेचर से, लेकिन यहाँ पे अब लोग नेचर से नहीं डरते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लोग नेचर से नहीं डरते हैं। और फिर इसी तरीके से एक स्टडी को क्या हुआ, एक स्टडी शुरू हुई, एक स्टडी को बिगिन करा गया, स्टार्ट करा गया। स्टडी begins to understand the nature। अब नेचर को यहाँ पे समझने के लिए, ठीक है ना, नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए एक स्टडी को क्या करा गया, शुरू करा गया, और जिसको क्या कहा गया, मॉडर्न लॉ भी कहा, नेचर लॉ कहा गया, ठीक है ना। नेचर लॉ कहा है, नेचर के क्या क्या लॉ हैं, नेचर के क्या क्या, प्रकृति के क्या क्या नियम हैं, उन सबको समझने के लिए यहाँ पे एक स्टडी को क्या करा गया, स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स नेचर को क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब स्टडी के अंदर क्या क्या चीज़ों को देखा गया वो देखो आप लोग भाई। जैसे किस किस चीज़ को ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर के अंदर किस किस चीज़ की स्टडी को देखा गया। जैसे सबसे पहले बात करते हैं बाय फ्रिक्शन। जैसे फ्रिक्शन से हम लोगों को पता है, फ्रिक्शन मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रगड़ना, ठीक है। फ्रिक्शन अगर हम लोग करते थे तो क्या हो जाती थी, आग लग जाती थी, फायर, ठीक है ना, आग लग जाती थी। दूसरा हमने देखा स्टडी ऑफ, इसके अंदर देखा गया कि भाई स्टडी ऑफ डीएनए देखा गया
कि किस तरीके से डीएनए, ठीक है ना, डीएनए की भी देखा गया कि भाई प्रकृति के जीवन के अंदर जो डीएनए है वो किस तरीके से फंक्शनिंग करता है, किस तरीके से वर्क करता है, कि किस तरीके से एक बीमारी दूसरी बीमारी, एक जने से जो डिजीज है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन कैसे ट्रांसफर होती है, किस तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से डीएनए के अंदर क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। और देखा गया कि इन सबको क्यों करा जा रहा है, ताकि हम लोग ह्यूमन बींग्स की जो फैसिलिटीज़ हैं उसको और ज़्यादा क्या कर सके, इम्प्रूव करा जा सके। उसके अंदर और क्या देखा गया, जैसे लॉ ऑफ एरोडायनेमिक्स देखा गया, एरोडायनेमिक्स देखा गया, ठीक है। एरोडायनेमिक्स का मतलब क्या है कि एरोडायनेमिक्स का मतलब क्या है कि एरोप्लेन वगैरह को क्या करा गया था, जनरेट करा गया, लोगों ने अपनी फैसिलिटी के लिए लोगों ने इन सब चीज़ों को स्टार्ट कर दिया, स्टडी करना स्टार्ट कर दिया गया नेचर के अंदर कि किस की ज़्यादा से ज़्यादा वो ये जो टेक्निकल डेवलपमेंट है इसको क्या कर सकें और ज़्यादा स्टडी कर सकें और टेक्निकल डेवलपमेंट को और ज़्यादा क्या जा सके, इंक्रीज किया जा सके। नेचर के अंदर टेक्निकल डेवलपमेंट को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए ह्यूमन बींग्स ने स्टडी करना स्टार्ट करा। तो कुछ मैंने बताया, जैसे फ्रिक्शन का पता लगाया गया, डीएनए के बारे में देखा, एरोडायनेमिक्स के बारे में देखा, और इनकी स्टडी के साथ साथ लोगों ने अपने साधन के लिए, अपनी सुविधा के लिए इन सब चीज़ों को धीरे धीरे डेवलप करना क्या कर दिया बेटा, स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है ना। और क्या देखा गया कि जैसे नेक्स्ट और हम बात करते हैं कि और देखा गया था स्टेट ऑफ पॉसिबिलिज्म, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या आ गई हम इसमें, और क्या देखा गया, इस पॉसिबिलिज्म स्टेट देखी गई, पॉसिबिलिज्म स्टेट, ये हमारी जो स्टेट निकल के आई ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर के अंदर, क्या आई, स्टेट ऑफ पॉसिबिलिज्म। स्टेट ऑफ पॉसिबिलिज्म की नेचर के अंदर और चीज़ें क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं, ये सब चीज़ें ठीक हैं कि ह्यूमन बींग्स के लिए ये सारी चीज़ों को डेवलप किया जा रहा था, इन सब चीज़ों से टेक्निकल डेवलपमेंट बढ़ रहा था, लेकिन बेटा इससे हमारे नेचर को भी क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था, ठीक है। इससे हमारा जो नेचर था उस पर भी क्या डल रहा था, प्रभाव डल रहा था, प्रभाव पड़ रहा था इस पर, ठीक है ना। तो इन सब प्रभावों को कम करने के लिए, इन सब प्रभावों को कम करने के लिए क्या करा गया, एक स्कॉलर आए थे, ठीक है, स्टेट ऑफ पॉसिबिलिज्म आ गई है, ठीक है। अब एक स्कॉलर आए थे, एक स्कॉलर आए जिनका, स्कॉलर का जो नाम था, एक स्कॉलर आए इन सारी प्रॉब्लम्स को, इन सारी समस्याओं को क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या है, एक स्कॉलर आए जिनका नाम था ग्रिफिथ टेलर। स्कॉलर का नाम क्या था, ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। ग्रिफिथ टेलर आए, इन्होंने ये स्कॉलर थे, और बेटा ग्रिफिथ टेलर जब आए तो इन्होंने हमारे नेचर के अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, ऑल दोस प्रॉब्लम्स विच आर क्रिएटिंग इन आवर एनवायरनमेंट, ठीक है, अ स्कॉलर केम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एक स्कॉलर ये आए ग्रिफिथ टेलर इन सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। अब जो आए थे इन्होंने क्या देखा, इन्होंने कुछ चीज़ों को डिटरमाइन करा, कैसे कैसे, सबसे पहले एक तो देखा इन्होंने एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन, ठीक है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन। और एक स्टेट अभी निकल के हमारी क्या आई थी, पॉसिबिलिज्म, ठीक है ना, एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन, और एक स्टेज हमारी क्या आई, पॉसिबिलिज्म, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा गया, इन्होंने कहा कि देयर शुड बी अ मिडल पाथ, हमें एक ऐसा रास्ता खोजना होगा, एक ऐसा रास्ता देखना होगा कि जो इन दोनों के बीच में क्या करे, काम करे, ठीक है ना, कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन और स्टेज ऑफ पॉसिबिलिज्म के बीच में क्या करे, काम करे। हम लोगों को एक ऐसी पाथ को क्या करना होगा, जनरेट करना होगा जिससे हम लोग टेक्निकल डेवलपमेंट भी हो और एक न्यू पाथ को क्या दे सके, रास्ता या एक न्यू पाथ को डेवलप किया जा सके। ग्रिफिथ टेलर ने क्या कहा बेटा, ग्रिफिथ टेलर ने ये कहा कि हम लोगों को एक ऐसी मिडल पाथ को क्या करना होगा, जनरेट या क्रिएट करना होगा जो इन दोनों के बीच में क्या कर सके, काम कर सके, एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन के बीच में और एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन और पॉसिबिलिज्म के बीच में, दोनों के बीच में
जो जगह है, जो पाथ है, उसके बीच में क्या कर सके हम लोग, काम कर सके, ये चाहते थे। लेकिन इस मिडल पाथ के साथ साथ ये और क्या चाहते थे कि टेक्निकल डेवलपमेंट जो है वो भी क्या रहे, मोड़ रहे, बढ़ता रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई टेक्निकल डेवलपमेंट कम हो जाए, टेक्निकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन भी ध्यान में रखना है, और पॉसिबिलिज्म जो स्टेज है हमारी, उसको भी क्या करके रखना है, ध्यान में रखना है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए, इन सब चीज़ों को सोल्व करने के लिए, ठीक है, इन्होंने एक न्यू पाथ को जनरेट किया, एक मिडल पाथ को क्या किया, जनरेट किया, और उस मिडल पाथ का नाम जो दिया था इन्होंने, वो दिया था नियो, क्या दिया था, नियो डिटर्मिनिज्म। क्या नाम दिया इन्होंने उसको, नियो डिटर्मिनिज्म इन्होंने उसको नाम दिया। ठीक है, ये मिडल पाथ थी, नियो डिटर्मिनिज्म इसको पाथ का नाम दिया, या फिर इसको और दूसरे नाम से जाना जाता है, इसको दूसरे नाम से, एक तो न्यू डिटर्मिनिज्म कहते हैं इसको, और दूसरा नाम जो था वो था स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ठीक है, इन दोनों नाम से इसको जाना गया। जो इन्होंने मिडल पाथ को, जो ग्रिफिथ टेलर थे, इन्होंने एक मिडल पाथ को क्रिएट करा, किस चीज के बीच में, एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन और पॉसिबिलिज्म के बीच में एक न्यू पाथ को क्या करा, इन्होंने जनरेट करा, और उस मिडल पाथ जो थी उसको क्या नाम दिया गया था, उसको नाम दिया गया था नियो डिटर्मिनेशन और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनेशन। ठीक है ना, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है, जैसे हम लोग देखा होगा ना आप लोगों ने, रेड लाइट होती है, ठीक है ना, रेड लाइट में कौन कौन सी है, रेड लाइट वाला सिस्टम है जो हमारा, एक तो रेड होती है, ठीक है ना, एक एम्बर होती है, और एक कौन सी होती है, ग्रीन होती है। रेड का मतलब क्या होता है, स्टॉप, एम्बर का मतलब क्या होता है, रेडी, और ग्रीन का मतलब क्या होता है, गो। इस मैकेनिज्म को इन्होंने अपने न्यू डिटर्मिनिज्म या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के अंदर इसको क्या करा था, पाथ को फॉलो किया, कि रेड लाइट का मतलब जैसे स्टॉप होता है, एम्बर्ड का मतलब रेडी होता है, और ग्रीन का मतलब क्या होता है, गो होता है। इस पाथ को उन्होंने क्या करा, फॉलो करा, ठीक है ना। और इन्होंने और क्या क्या कहा कि हम लोग इन सब चीज़ों को, ठीक है ना, इन्होंने क्या कहा कि इस बात मैकेनिज्म के साथ साथ इन्होंने ये कहा कि हम लोगों को नेचर से कोई भी चीज़ फ्रीली, या जीवन में हमको कोई भी चीज़ फ्रीली मिलती नहीं है, फ्रीली नहीं मिलती हम लोगों को, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। ठीक है, अगर हमें कोई भी चीज़ प्राप्त हो रही है तो हमें वो चीज़ फ्री में नहीं प्राप्त होती है, उसके लिए कुछ ना कुछ हमको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। फ्रीली कोई भी चीज़ रन नहीं होती है, ठीक है ना, उस रन करने के लिए कोई ना किसी चीज़ को हमें क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। सो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, या नेचर के ऊपर, ह्यूमन बीइंग क्या चाहता है, ह्यूमन बीइंग नेचर के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, तो नेचर के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना, इन्होंने नेचर के लॉ को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। ह्यूमन बीइंग्स ने नेचर के ऊपर कंट्रोल करने के लिए प्रकृति के जो नियम थे, नेचर के जो लॉ थे, उन लॉ को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ बहुत सारी थ्योरी आई, ठीक है ना, कुछ थ्योरी को ट्राई करा गया, कैसे कि हम लोग किस तरीके से, कुछ थ्योरीज थी, कुछ थ्योरी को फॉलो करा गया कि किस तरीके से हम लोग एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन और पॉसिबिलिज्म के दोनों को क्या कर सकते हैं, बैलेंस करके रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों को बैलेंस करने की थ्योरीज को भी क्या करा गया, कंसिडर्ड कुछ किया गया था, ठीक है। ये हम लोगों ने अभी तक बात करी थी, बात कर ली है हम लोगों ने, क्या क्या बात कर ली है, एक बार मैं आपको रिव्यू करा देता हूँ कि किस किस चीज़ की हम लोगों ने इसके अंदर बात की है अभी तक, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम लोग, लेकिन मैं बता देता हूँ, हमने सबसे पहले बात करी बेटा नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। दूसरे पॉइंट में बेटा हमने बात करी, दूसरी स्टेज जो आई वो आई ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, और एक थर्ड स्टेज हमारी कौन सी निकल के आई, हमारी पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म, इन तीन स्टेज पे अभी तक हमने बात करी है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर
एंड पॉसिबिलिज्म। ठीक है, इन तीन चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस करा है। तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन की सबसे पहले एंशिएंट टाइम में नेचर का कंट्रोल होता था किसके ऊपर? ह्यूमन बींग्स के ऊपर। नेचर का जो कंट्रोल होता था वो किसके ऊपर होता था? ह्यूमन बींग्स के ऊपर होता था। ठीक है ना। और इसके अंदर हमने देखा कि जो टेक्निकल डेवलपमेंट था वो भी कम था। लोग जो थे वो नेचर को लिसन किया करते थे। ठीक है, और जो लोग थे वो नेचर से एफ्रेड भी हुआ करते थे, डरते भी थे। और लोग नेचर की क्या करते थे? यहाँ पे पूजा भी करते थे, वर्शिप भी करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। अब लोग क्या चाह रहे हैं? ह्यूमन बींग क्या चाहते थे? ह्यूमन बींग्स नेचर के ऊपर क्या करना चाहते थे? कंट्रोल करना चाहते थे। ठीक है, पहले नेचर ह्यूमन बींग को अडॉप्ट किया हुआ था, कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन अब ह्यूमनाइजेशन किस चीज को अडॉप्ट करना चाहते थे? किस चीज के ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे? नेचर के ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे। यहाँ पे ह्यूमन बींग्स जो ह्यूमन है वो नेचर के ऊपर क्या करना चाहते हैं? कंट्रोल करना चाहते हैं। तो नेचर के ऊपर कंट्रोल करने के लिए इन्होंने यहाँ पे धीरे धीरे क्या स्टार्ट कर दिया भाई? यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे टेक्निकल डेवलपमेंट भी इंक्रीज कर दिया। ठीक है ना। लोग यहाँ पे एफ्रेड करना भी भूल गए, डरते नहीं थे लोग, पूजा तो होती थी। ठीक है ना। और बेटा यहाँ पे सबसे मेन क्या था कि यहाँ पे टेक्निकल डेवलपमेंट के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे और चीज़ें क्या डेवलपमेंट हुई? यहाँ पे कल्चरल डेवलपमेंट भी क्या हुआ? स्टार्ट हो गया था। ठीक है ना। हमने यहाँ पे क्या देखा कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर के अंदर टेक्निकल डेवलपमेंट तो इंक्रीज हुआ ही हुआ, उसके साथ साथ कल्चरल डेवलपमेंट भी क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। ठीक है ना। लोगों ने कल्चरल डेवलपमेंट को भी स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे कल्चरल डेवलपमेंट भी हम लोगों को देखने को मिला था। ठीक है, ये देखा। और एक फिर बेटे एक स्टेज आई किस चीज़ की? पॉसिबिलिज्म की। पॉसिबिलिज्म मतलब कि ह्यूमन नेचर को अडॉप्ट करना चाहता है ना, तो एक स्टेज आई पॉसिबिलिज्म की। किस तरीके से हम लोग नेचर को क्या कर सकते हैं? नेचर के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेचर के ऊपर कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन बींग्स ने कुछ स्टडी करना स्टार्ट कर दिया गया। नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए, नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ स्टडीज को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया कि किस तरीके से हम लोग नेचर के ऊपर क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम लोगों ने, मैंने बताया क्या क्या स्टडी करी गई। एक तो फ्रिक्शन करा गया, डीएनए की करी गई, एरोनेटिक्स की करी गई, और धीरे धीरे इन सारे इक्विपमेंट्स को लोगों ने डेवलप करना स्टार्ट कर दिया जिससे लोग अपनी जरूरतों को क्या कर सकें? पूरा कर सकें। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम बात करेंगे वो है नेक्स्ट जो टॉपिक की बात आती है वो आती है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यही पढ़ रहे हैं ना। तो चैप्टर ही नाम हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो अब हम यही बात करेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या हुआ था बेटा? डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है ना। पहले जो डेवलपमेंट हुआ था, तो हम लोग देखते हैं कि पहले जो हमारा अर्ली कॉलोनियल पीरियड था, वो जो पीरियड था उसको क्या कहा गया? डिस्कवरीज पीरियड कहा गया था। जो हमारा अर्ली कॉलोनियल, जो हमारा पहले अर्ली कॉलोनियल पीरियड था उसको क्या कहा गया? डिस्कवरी पीरियड कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि अर्ली कॉलोनियल पीरियड के दौरान ही लोगों ने कुछ डिस्कवरीज को करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है ना। कुछ डिस्कवरीज स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, कुछ डिस्कवरीज को कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया था। डिस्कवरीज कैसे कैसे? जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज हैं ऐसे, ठीक है, उधर कुछ लैंड को डिस्कवर करा गया, कुछ कंट्रीज को डिस्कवर करा गया, कुछ कॉन्टिनेंट्स को डिस्कवर करा गया। ठीक है ना। कुछ माउंटेन्स को, प्लेन्स को, इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे लोगों ने डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया गया। और डिस्कवर करने के लिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह क्या करना पड़ता था? माइग्रेट करना पड़ता था। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखी गई, कॉन्टिनेंट्स वगैरह ये सब। ठीक है। और दूसरा कि अर्ली कॉलोनियल पीरियड के दौरान जो लोग थे, डच वगैरह कुछ ऐसी कास्ट थी कि वो एक जगह से दूसरी जगह अपने जीवन को यापन करने के लिए, ठीक है ना, इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ वर्क, दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। किसकी सर्च में जाते थे? खाने की सर्च में जा रहे हैं, काम की सर्च में जा रहे हैं। ठीक है, जिससे वो अपने जीवन को क्या कर सकें? व्यतीत कर सकें। ठीक है। सो हुआ क्या अब इसमें आगे है कि इन दिस जो अब इन सब चीज़ों को करने के लिए अर्थ जो थी, हमारी जो अर्थ है उसको क्या करा गया? डिस्क्राइब करना जरूरी था। पूरी की पूरी जो हमारी अर्थ है, सृष्टि है,
उसको डिस्क्राइब करना क्या था, जरूरी था। यहाँ पे जरूरत पड़ी हम लोगों को अब कि हमारी जो होल अर्थ है उसको क्या करना चाहिए, डिस्क्राइब होना चाहिए, ठीक है ना। अर्थ को अब बेटा जो हमारी अर्थ है उसको डिस्क्राइब करने की यहाँ पे क्या पड़ी, हमको नीड पड़ी। अब अगर हम अर्थ की बात करते हैं, पूरी अर्थ की डिस्क्राइब करते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है उसके अंदर वेरियस डाइवर्सिटीज क्या करती है हमारी बेटा, एग्जिस्ट करती हैं। और इन वेरियस डाइवर्सिटीज जो ये एग्जिस्ट करती हैं, इनको एक साथ स्टडी करना थोड़ा क्या होता है हमारे लिए, टिपिकल है, डिफिकल्ट है थोड़ा, ठीक है ना। तो इन अर्थ की जो हमारा अर्थ है इसको डिस्क्राइब करने के लिए या इसको क्लासिफाइड करने के लिए क्या करा गया, अर्थ को अलग अलग रीजन्स के अंदर, अलग अलग पार्ट के अंदर, मतलब अलग अलग रीजन्स के अंदर क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, ठीक है ना। जैसे ये अर्थ है, सपोज करो एक अलग पार्ट कर दिया, एक अलग कर दिया, एक अलग कर दिया और एक अलग कर दिया, ठीक है। क्यों कर दिया गया, क्योंकि इस अर्थ के अंदर, मैंने बताया इस अर्थ के अंदर वेरियस डाइवर्सिटीज क्या करती है, हमारी एग्जिस्ट करती हैं। वेरियस डाइवर्सिटीज क्या क्या हो सकती हैं, जैसे माउंटेन एरिया भी है, प्लेन एरिया भी है, कोस्टल एरियाज भी है, ठीक है, और भी एटसेट्रा, और भी बहुत सारे ये हैं, माउंटेन है, प्लेन्स हैं, कोस्टल्स हैं, ठीक है ना, डेजर्टेड एरियाज हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, हमारी वेरियस डाइवर्सिटीज हैं अर्थ के ऊपर या अर्थ पे। तो इन सब चीज़ों को क्या करा गया, हमारा क्लासिफाइड करा गया, डिस्क्राइब करने के लिए, इनको क्लासिफाइड करने के लिए हमारे अर्थ को क्या कर दिया गया, अलग अलग रीजन्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, ईजी करने के लिए। अब आगे और क्या हुआ कि जो हमारा आफ्टर डिवाइडिंग द अर्थ को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के बाद या अलग अलग रीजन्स के अंदर डिवाइड करने के बाद, ठीक है ना, एनालिसिस किया गया, एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया गया। क्या स्टार्ट कर दिया गया, अर्थ को अलग अलग रीजन्स के अंदर डिवाइड करने के बाद अर्थ का एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया गया। और एनालिसिस भी जो स्टार्ट किया गया था वो किसके आधार पर करा गया था, कॉमन थिंग्स के आधार पर किया गया, ठीक है ना। जो हमारी कॉमन थिंग्स थी इन सब के आधार पर हमारी जो अर्थ है, ठीक है ना, उसको डिस्क्राइब करना स्टार्ट कर दिया गया कि भाई हम देखा गया कि किस किस चीज़ में क्या क्या कॉमन थिंग्स हैं। जैसे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या क्या ऐसी कॉमन थिंग्स हैं, कॉमन बातें हो सकती हैं, उस चीज़ के आधार पर हमने अर्थ को डिस्क्राइब करना स्टार्ट किया, ठीक है ना। और इसी को जब हमने अर्थ को डिस्क्राइब करना स्टार्ट किया था तो इसी पीरियड को बेटा नाम दिया गया था क्या, प्री डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, प्री डिफरेंशिएशन बोल दो या फिर या प्रियल डिफरेंशिएशन इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिटेशन, ठीक है, ये हम लोगों ने इसको नाम दिया था। क्या दिया था कि आफ्टर डिवाइडिंग द अर्थ इनटू डिफरेंट रीजन्स, उसको फिर एनालाइज किया गया और एनालिसिस के आधार पर हमने क्या देखा कि इन दोनों